कुछ घंटों के बाद अनीस अपने साथ मैरिज रजिस्ट्रार को लेकर घर चला आया। उसके साथ ही कनिष्क के लॉयर भी थे। अनीस ने सबको लिविंग रूम में बिठा दिया। इसी के साथ उसने कनिष्क को अपने आने की खबर भी दे दी। कनिष्क को जैसे ही ये मैसेज मिला, वो फ़ौरन अपने रूम से निकलकर इस रूम की तरफ बढ़ गया जहाँ अनीसा थी। जल्दी ही वो अनीसा के रूम के गेट पर पहुँच गया। उसने गेट नॉक किया तो अंदर से आरती ने गेट खोला। दरअसल कनिष्क ने जब कोर्ट मैरिज की व्यवस्था करने को कहा था, तभी उसने आरती को कहकर अनीसा को रेडी करने को भी कह दिया था। आरती को गेट खोलते देखकर कनिष्क ने कहा, क्या वो तैयार हो गई? उसकी इस बात को सुनकर आरती ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी वो तैयार हो गई। आप अगर मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क ने कहा, ठीक है, तो फिर आप जाकर नीचे आए गेस्ट को अटेंड कर लीजिए। उसकी इस बात को सुनकर आरती हाँ में सिर हिलाती हुई वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद कनिष्क कमरे में आया, तभी उसकी नज़र अनीसा पर गई। अनीसा ने रेड कलर का पटियाला सूट पहन रखी थी, साथ में हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, और इसी के साथ लाइट मेकअप में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यह देखकर एक पल को कनिष्क की नज़र उस पर अटकी, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी नज़र उस पर से हटाते हुए उसके पास जाकर बोला, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने लिए फैसले पर सोचने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि एक बच्चे के बाप से शादी करना किसी भी लड़की की ख्वाहिश नहीं होती है। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा अपनी जगह से खड़ी हुई और कनिष्क की आंखों में झांकते हुए बोली, सच कहा आपने कि किसी भी लड़की के सपने में हमेशा एक राजकुमार होता है, ना कि एक पिता। लेकिन यहाँ आपको और मुझे दोनों को इस शादी की ज़रूरत है, तो इसे शादी ना कहकर हम ज़रूरत भी कह सकते हैं, और ज़रूरत के लिए दोबारा सोचना नहीं पड़ता। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क ने मन ही मन कहा, बिल्कुल सही कहा, ज़रूरत के लिए दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो फिर ठीक है, चलिए चलते हैं। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा ने हाँ में सर हिला दिया। इसी के साथ कनिष्क ने उसको अपने हाथों से इशारा कर आगे चलने को कहा और ख़ुद भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अभी अनीसा ने 2 कदम चले ही थे कि उसका पैर लड़खड़ा गया और वो गिरने को हुई, लेकिन समय रहते ही पीछे आ रहे कनिष्क ने उसे संभाल लिया। इसी के साथ दोनों की नज़रें एक दूसरे से जा टकराईं। कुछ पल तो इसी के दरमियान बीत गए, लेकिन अनीसा जल्दी ही अपने होश में आ गई और अपने पैर की तरफ देखा तो उसे आरती पर गुस्सा आ गया और वो वहीं रखे हुए एक चेयर को खींचकर उस पर बैठ गई और अपने पैरों में पहनी हुई हील्स को खोलते हुए बड़बड़ाने लगी, मैंने कहा था आरती से कि इस हील्स में एक कदम नहीं चल पाऊंगी, लेकिन उसने मेरी एक भी ना सुनी। अब देखो वही हुआ। वो तो अच्छा हुआ कि मिस्टर बाजवा मेरे पीछे ही थे, वरना तो अभी मेरी 2-4 हड्डियाँ खिसकनी ही थीं। अभी वो यह सब कह ही रही थी कि अचानक से उसके कानों में हंसने की आवाज़ पड़ी। यह सुनकर वो आवाज़ की दिशा में मुड़ी तो देखा कनिष्क ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। जब उसने अनीसा को अपनी तरफ देखते देखा तो उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, सॉरी सॉरी, जो भी आपने अभी कहा यह सुनकर मुझे हंसी आ गई, लेकिन जब आप हील्स में कंफर्टेबल नहीं थी तो पहनना ही क्यों? उसकी इस बात का जवाब देते हुए अनीसा बोली, मैंने खुद से नहीं पहना है, बल्कि उस आरती ने ज़बरदस्ती पहना दिया, लेकिन अब मैं इसे खोल कर ही रहूँगी। कहते हुए वो वापस से हील को खोलने में मेहनत करने लगी, जो इतनी देर से कोशिश करने के बावजूद खुला नहीं था और अभी भी मेहनत करने के बावजूद नहीं खुल रहा था। उसे ऐसे हील्स खोलने के लिए मेहनत करता देखकर अचानक ही कनिष्क उसके पास घुटनों पर बैठ गया और अपने हाथ उसके पैरों की तरफ बढ़ा दिए। यह सब अचानक से होता देखकर अनीसा हड़बड़ाते हुए खड़ी होने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी कनिष्क ने उसके हाथों को पकड़कर उसे वापस से बिठा दिया और बोला, कोई सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा था। कहते हुए उसने हील्स निकालना शुरू कर दिए, जिसे देखकर अनीसा की नज़रें उस पर ही ठहर गईं। कुछ ही पल हुए थे कि तभी कनिष्क उसकी तरफ देखते हुए बोला, हो गया। उसकी इस बात को सुनने के बाद अनीसा जैसे सपनों की दुनिया से वापस आई और कनिष्क को देखते हुए उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। इसी के साथ एक बार फिर दोनों चल दिए। जल्दी ही दोनों वहाँ पहुँच गए जहाँ मैरिज रजिस्ट्रार को बिठाया गया था। वहाँ पहुँचने के बाद रजिस्ट्रार ने उनके आगे एक पेपर कर दिया जो मैरिज के लिए था, जिस पर कनिष्क ने साइन कर दिया, लेकिन साइन करते समय उसके चेहरे पर बहुत सारे भाव आकर गुजर गए। उसने अपनी आंखें बंद की
और एक झटके के साथ साइन कर दिया। वहीं अनीसा ने पहले एक नज़र कनिष्क को देखा और फिर उसने साइन कर दिया। इसी के साथ गवाह के रूप में आरती, अनीस और लॉयर ने साइन किया। तभी मैरिज रजिस्ट्रार ने कहा, कांग्रेस, आज से आप दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। साथ ही उसने कनिष्क से हाथ मिलाया और बोले, कल मैं आप दोनों की सर्टिफिकेट को भिजवा दूंगा। उसकी इस बात पर कनिष्क ने हाँ में अपना सर हिला दिया, जिसके बाद वो वहाँ से चले गए। उसके जाने के बाद अनीस कनिष्क के पास आता हुआ बोला, अब मंदिर की तरफ चल और चलकर भाभी की मांग भी भर दे। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क ने अनीसा की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, सिंदूर की बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है और यह सिंदूर तभी लगाना चाहिए जब आप सामने वाले के लिए फील करते हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ईश्वर की मर्जी होगी तो हम इस रस्म को बड़े शान से करेंगे, वरना नहीं। उसकी इस बात पर अनीसा भी सहमत नज़र आ रही थी। तभी लॉयर ने कहा, फिर जैसी आपकी मर्जी हो आप वो कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे आगे क्या करना है। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क बोला, आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या करना है, लेकिन आप जितने भी मीडिया वाले हैं जिन्होंने ये सब किया है उन सब पर डिफेमेशन केस कीजिए। अब उन सबसे कोर्ट में मुलाकात होगी। उसकी इस बात को सुनकर वकील हाँ में सिर हिलाते हुए वहाँ से चला गया। अगले दिन से पूरे न्यूज़ का टॉपिक ही बदल गया था। कहीं भी कनिष्क और अनीसा से रिलेटेड कोई भी खबर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कभी इस न्यूज़ को चलाया ही नहीं गया था। वहीं दूसरी तरफ अनीसा को भी इस बात की शांति थी कि अब उसे कहीं भागना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसी के साथ उसके दिल के कई सारे सवाल थे जो वो कनिष्क से करना चाहती थी, लेकिन अभी वो कनिष्क को जानती ही कितना थी जो उसे उसके सवालों का जवाब देता, और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो उससे सवाल कर सके। वहीं कनिष्क के मन में बहुत सारे सवाल थे जो वो खुद से करता था, लेकिन उसे उसके सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा था। साथ ही उसका दिल कह रहा था कि पहले वो अनीसा को परखे, तभी उसे अपनी लाइफ से जुड़ी कोई भी बात बताए। यही सब सोचकर उसने उसे अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। शादी के कुछ दिन बीत चुके थे। इन दिनों में अनीसा की एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग मंकू के साथ बन गई थी। उस बच्चे को पहली बार मम्मी मिली थी तो वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था, हर वक्त उसके आसपास घूमते रहना। इसी तरह एक दिन अनीसा अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके हाथ में उसका फ़ोन था जिस पर वो कुछ कर रही थी। तभी मंकू भागते हुए उसके पास आया। उसे अपने पास आता देखकर अनीसा के चेहरे पर मुस्कान छा गई और वो बेड से नीचे उतरकर मंकू को अपने गोद में ले लेती है और उसके गालों पर किस करती हुई कहती है, मेरा बच्चा आ गया स्कूल से। उसकी इस बात को सुनकर मंकू जल्दी से हाँ में सिर हिला देता है, जिसे देखकर अनीसा कहती है, गुड, चलो अब आप जल्दी से चेंज कर लो। कहते हुए उसे लेकर उसके रूम की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ जाते हुए मंकू उसे आज स्कूल में क्या क्या हुआ सबको सुनाते जा रहा था, जिसे वो बड़े प्यार से सुन रही थी। जल्दी ही मंकू की ड्रेस चेंज हो गई, लेकिन उसकी कहानियाँ तो जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही थीं। तभी अनीसा उसे लेते हुए बाहर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई और उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाती हुई बोली, कुछ देर आप यहीं रुको, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। उसकी इस बात को सुनकर मंकू कहता है, मम्मा, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा उसके पास आती है और उसके पास बैठती हुई कहती है, आपको पिज़्ज़ा खाना है, लेकिन अभी तो लंच का टाइम है ना, और लंच में पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं ना। उसकी इस बात को सुनकर मंकू सैड सा चेहरा बनाते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा उसकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें करती हुई कहती है, कुछ सुना आपने अभी? उसकी इस बात को सुनकर मंकू इधर उधर देखते हुए कहता है, क्या मम्मा? उसकी इस बात को सुनकर अनीसा कहती है, आपने सच में कुछ नहीं सुना? उसकी इस बात को सुनकर मंकू ना में सिर हिला देता है, जिसे देखकर अनीसा कहती है, मुझे अभी ना चावल दाल के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो रो रहे हैं क्योंकि उन्हें मंकू नहीं खा रहा है। आप तो किसी को भी रोने नहीं दे सकते हो ना, तो फिर चावल दाल को कैसे रोने दे सकते हो? उसकी इस बात को सुनकर मंकू के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे न जाने उससे कितनी बड़ी गलती होने जा रही हो। इसी के साथ उसने कहा, मम्मा, आपने सही कहा, चावल दाल तो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे अगर मैंने उन्हें नहीं खाया तो। हम शाम में पिज़्ज़ा खा लेंगे, अभी ना आप मुझे चावल दाल ही खिला दो। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा के चेहरे पर मुस्कान आ गई
और वो किचन की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद मंकू जैसे सोच में पड़ गया कि उसने अभी कितनी बड़ी मुश्किल को टाला है। जल्दी ही अनीसा उसके लिए खाना लेकर आ गई और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। तभी कनिष्क, जो काफ़ी देर से दोनों की बातों को सुन रहा था, उन बातों को सुनकर उसकी आंखों में नमी आ गई थी। यही प्यार तो वो मंकू को दे नहीं पा रहा था, इसी प्यार को उसका बच्चा तरसता था। हाँ, भले आरती थी उसकी देखभाल करने के लिए, लेकिन वो बस एक स्टॉप थी। ये सब सोचते हुए उसने जल्दी से अपने आंसुओं को साफ किया और मंकू की तरफ बढ़ गया और उसके पास जाते हुए बोला, क्या हो रहा है बच्चा? उसकी आवाज़ सुनकर मंकू जल्दी से उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, पापा, आप कब आए? उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क बोला, बस अभी अभी। आज ना मुझे ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज का दिन अपने मंकू के साथ बिताऊं, इसलिए आपके चाचू को ऑफिस में छोड़कर मैं जल्दी से चला आया। उसकी इस बात को सुनकर मंकू चेयर पर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए उस पर ही कूदने लगा। उसे कूदता देखकर अनीसा और कनिष्क दोनों अपनी अपनी तरफ से उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए और साथ ही कहा, संभल कर। दोनों के एक साथ कहने से मंकू हड़बड़ाकर रुक गया और दोनों को देखने लगा। दोनों को परेशान देखकर वो अपनी जगह पर बैठ गया और बारी बारी से दोनों के गालों पर किस कर दिया, जिसे देखकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी कनिष्क बोला, वैसे आज आपको कहाँ जाना है? उसकी इस बात को सुनकर मंकू अपने गाल पर उंगली रखते हुए सोचने लगा। उसे ऐसे सोचता देखकर जहाँ अनीसा के होठों पर मुस्कान आ गई, वहीं कनिष्क ने अपनी भौहों को उठाते हुए बुदबुदाया, नौटंकी। तभी मंकू उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम पुराने घर चलें? उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तो हम वहीं चलेंगे, लेकिन पहले आप जल्दी से लंच फिनिश कर लो और फिर मैं कॉफ़ी पीऊँगा और फिर हम चलेंगे। उसकी इस बात को सुनकर मंकू जल्दी जल्दी अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर कनिष्क वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ अनीसा ने मंकू को खाना खिलाकर ख़त्म किया और उसकी तरफ देखती हुई बोली, आप मेरे कमरे में जाओ, तब तक आपके पापा को कॉफ़ी देकर आती हूँ। उसकी इस बात को सुनकर मंकू ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और वहाँ से भागते हुए चला गया। उसके जाने के बाद अनीसा वहाँ से किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में पहुंचकर उसने कनिष्क के लिए कॉफ़ी बनाई और उसे लेकर कनिष्क के रूम की तरफ निकल गई। जल्दी ही वो कनिष्क के रूम के सामने थी। उसने हल्के से गेट नॉक किया, जिसे सुनकर अंदर से आवाज़ आई, आ जाइए। उसकी इस आवाज़ को सुनने के बाद अनीसा अंदर चली गई, जहाँ कनिष्क बालकनी में खड़ा था। अनीसा ने जब उसे बालकनी में खड़े देखा तो उसकी तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो बालकनी में गई, कनिष्क ने कहा, आप खुद कॉफ़ी लेकर क्यों चली आईं? उसकी इस बात का जवाब देते हुए अनीसा बोली, वो अभी के समय सारे स्टाफ आराम कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने उन्हें बुलाना सही नहीं समझा। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क ने हाँ में सर हिला दिया और अनीसा की तरफ घूमते हुए उसके हाथ से कॉफ़ी का कप लेते हुए बोला, थैंक यू सो मच। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा मुस्कुराते हुए बोली, कॉफ़ी के लिए थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क ना में सर हिलाते हुए बोला, कॉफ़ी के लिए नहीं, बल्कि मंकू के लिए। आप जो प्यार मंकू को देती हैं, मैं किसी भी कीमत पर उसे नहीं दे पाता। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा कहती है, सच कहूँ तो उसे देखकर मुझे हमेशा प्यार ही आता है। पता नहीं क्यों, पर एक अलग सा रिश्ता है मेरा उसके साथ। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप हमारे साथ चलेंगी? उसके इस सवाल को सुनकर अनीसा सोच में पड़ गई। कनिष्क ने जब अनीसा को अपने साथ चलने को कहा तो अनीसा सोच में पड़ गई। उसे ऐसे सोचते देखकर कनिष्क बोला, अगर आप नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं फ़ोर्स नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप आती तो मंकू को अच्छा लगता। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा कुछ देर बाद कहती है, ठीक है, मैं चलूँगी। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क हाँ में सिर हिला देता है। इसी के साथ उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान छा जाती है। उसे ऐसे देखकर अनीसा वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं मंकू को रेडी करवा देती हूँ। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क हल्के से अपना सर हाँ में हिला देता है, जिसे देखकर अनीसा वहाँ से बाहर चली जाती है। उसके रूम से बाहर निकलने के बाद अनीसा सीधे अपने रूम में जाती है। वहाँ जाने के बाद वो देखती है मंकू वहीं बैठा हुआ अपनी फिंगर्स पर कुछ काउंट कर रहा है।
यह देखकर अनीसा उसके पास बैठती हुई बोली, हे क्या कर रहे हो आप? उसकी इस बात को सुनकर मंकू उसको अपनी आंखों में चमक के साथ देखते हुए कहता है, मम्मा आप आ गए? मैं ना आपके आने का इंतज़ार कर रहा था। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा मुस्कुराते हुए कहती है, अब तो मैं आ गई हूँ, तो चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। आपको पुराने घर भी जाना है ना? उसकी इस बात को सुनकर मंकू जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देता है। ये देखकर अनीसा उसे लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वो मंकू के कमरे में पहुंचती है तो मंकू जाकर सीधे अपने बेड पर बैठ जाता है। वहीं अनीसा कपबोर्ड से उसके लिए कपड़े निकालने चली जाती है। जल्दी ही वो वापस आती है तो उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस थी, जिसे लेकर वो मंकू को रेडी करवा देती है। मंकू पूरी तरह से रेडी हो चुका था। यह देखकर अनीसा बोली, चलिए अब मैं भी रेडी हो जाती हूँ। उसकी इस बात को सुनकर मंकू जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देता है। यह देखकर दोनों अनीसा के कमरे में चले जाते हैं, जहाँ अनीसा जल्दी से रेडी हो जाती है। इसी के साथ वो मंकू को देखती हुई बोलती है, आप जाकर पापा को देखो, वो कहाँ हैं? उसकी इस बात को सुनकर मंकू भागता हुआ कनिष्क के रूम की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर बाद फिर से गेट खुलने की आवाज़ आती है। यह सुनकर अनीसा बिना पीछे देखे कहती है, आप आ गए? पापा मिले आपको? उसके इस सवाल को सुनकर कनिष्क हल्के से खांस देता है। उसकी आवाज़ सुनकर अनीसा जल्दी से खड़ी होकर उसकी तरफ मुड़ती है। कनिष्क की नज़रें जैसे ही उस पर पड़ती हैं, एक सेकंड के लिए वो उसके चेहरे में ही खोया रह जाता है। वहीं अनीसा जब उसे ऐसे खुद को देखते हुए पाती है तो जल्दी से कहती है, क्या हुआ, कुछ चाहिए था? उसकी इस आवाज़ को सुनकर कनिष्क जैसे अपने ख्यालों से बाहर आता है और कहता है, मंकू मिला था मुझे, तो मैं आपको लेने चला आया। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा हल्के से अपना सर हिला देती है। ये देखकर कनिष्क कहता है, अगर आप रेडी हो गई हैं तो हम चलें? उसकी इस बात को सुनकर अनीसा हाँ में सर हिला देती है और इसी के साथ दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों हॉल में पहुँचते हैं तो देखते हैं मंकू अपनी टॉय कार को इधर उधर घुमाते हुए कुछ ना कुछ बोले जा रहा है। यह देखकर अनीसा मुस्कुरा देती है और उसके पास जाती हुई कहती है, अभी हमें चलना चाहिए, आप बाद में खेल लेना। उसकी इस बात को सुनकर मंकू झट से उसकी तरफ देखता है और उठकर खड़ा हो जाता है और सीधे अनीसा के हाथ को पकड़ लेता है। उसे ऐसे करते देखकर कनिष्क उससे घूरते हुए कहता है, मैं देख रहा हूँ आपको जब से मम्मा आई हैं, आप मुझे तो भूल ही गए। उसकी इस बात को सुनकर मंकू खिलखिलाकर हंस देता है। उसे ऐसे हंसते देखकर कनिष्क उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, जिसे देखकर वो जल्दी से कनिष्क की गोद में आ जाता है। इसी के साथ तीनों बाहर निकल जाते हैं। तीनों ही एक दूसरे के साथ एक कंप्लीट और हैप्पी फैमिली लग रहे थे। और इस हैप्पी फैमिली का सीक्रेट था मंकू, जिसने कहीं ना कहीं दोनों को बांध दिया था। घर से बाहर निकलने पर कनिष्क ने देखा उसका ड्राइवर उसकी कार के साथ उन सब का वेट कर रहा है। यह देखकर उसने अनीसा को बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी जाकर बैठ गया। जल्दी ही कार निकल पड़ी अपनी मंजिल की तरफ। सड़क पर दौड़ते हुए कार से मंकू बाहर देखे जा रहा था। यह उसका हमेशा से ही फेवरेट काम रहा है। जब भी वो गाड़ी में बैठता है बस बाहर देखते जाता है। कुछ ही देर में गाड़ी रुकी। गाड़ी रुकने के बाद मंकू तालियां बजाने लगा और फिर जल्दी से बाहर की तरफ भागा। उसे ऐसे भागता देखकर अनीसा ने जल्दी से आवाज़ देते हुए कहा, मंकू बेटा संभाल कर। उसकी इस आवाज़ को सुनने के बाद मंकू पलटकर उसकी तरफ देखता है और फिर थोड़े आराम से उधर ही चला जाता है। वहीं कनिष्क और अनीसा भी कार से बाहर आ गए थे। उनके बाहर आने के बाद ड्राइवर वहां से कार लेकर चला गया। उनके जाते ही कनिष्क ने अनीसा की तरफ देखा, जो सामने बने हुए एक छोटे से घर को देख रही थी। उसे ऐसे सामने देखते हुए कहा, यह घर मेरे मम्मा पापा का है, उन्होंने ही इस घर को बनवाया था। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, बहुत ही प्यारा घर है। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। इसी के साथ उसके कानों में किसी की आवाज़ सी गूंज जाती है, इसे इसे घर कहते हो तुम? ये तो माचिस का डिब्बा है जिसमें हम सब रहते हैं। घुटन होती है मुझे इस घर में। ये याद आते ही कनिष्क की मुट्ठियाँ कस गईं और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी एक बार फिर उसके कानों में अनीसा की आवाज़ आ गई, क्या आप मुझे घर अंदर से नहीं दिखाएंगे?
उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क ने जल्दी से अपनी भावनाओं को नॉर्मल किया और अपना सर हाँ में हिला दिया। इसी के साथ वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए। यह घर 2 रूम वाला था, जिसमें मेंटेनेंस अभी भी काफ़ी अच्छी थी। अनीसा उस घर में घूमती हुई बोली, सच कहते हैं लोग, छोटे घर में रहने पर अपनापन ज़्यादा होता है। यहाँ हर तरफ अपनापन झलक रहा है। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क कहता है, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपने पहले कभी छोटे घर में रहा ही नहीं है। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा पहले तो सकपका जाती है, लेकिन जल्दी ही बात को संभालती हुई कहती है, हाँ, वो मैं पहले अनाथ आश्रम में रहती थी ना, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे, जिसमें एक साथ 10 या 12 लड़कियाँ रहती थीं। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क हाँ में अपना सर हिला देता है। दोनों वहीं खड़े थे कि तभी मंकू भागता हुआ आया और अनीसा को अपने साथ खींचते हुए बोला, मम्मा उधर चलो ना। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा मुस्कुराती हुई बोली, चलिए चलते हैं। कहते हुए वो एक नज़र कनिष्क पर डालकर वहाँ से एक तरफ को चली गई। अनीसा जब वहाँ पहुँचती है तो उसे उस रूम की दीवार पर बहुत ही खूबसूरत सा मॉडर्न आर्ट देखने को मिला, जिसे ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो एक औरत की तस्वीर है। वो तस्वीर ज़्यादा क्लियर नहीं थी, लेकिन अगर कोई उस औरत को पहचानता होगा तो वो ज़रूर उसे पहचान सकता था। इस पेंटिंग को देखकर अनीसा वहीं खड़ी होकर उसे देखने लगी। काफ़ी देर तक वो इस पेंटिंग की खूबसूरती की तारीफ मन ही मन करती रही। तभी कनिष्क भी वहाँ आ गया और उसे पेंटिंग देखते हुए देखकर मन ही मन बोला, क्या ही फ़ायदा जब उसे पसंद ही नहीं आया था। यह कहकर उसने अपने सर को ना में हिला दिया। कुछ देर तक अनीसा उस पेंटिंग को देखते रहने के बाद इधर उधर मंकू को देखने लगी। तभी उसे वो एक तरफ को कुछ बिल्डिंग ब्लॉक से खेलता हुआ नजर आया। यह देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो वहीं जाकर बैठ गई। तभी उसकी नज़र कनिष्क पर पड़ी। उसे गेट के पास खड़ा देखकर अनीसा ने उसे इशारे से अंदर बुलाया, जिसे देखकर कनिष्क भी आकर उसके पास बैठ गया। तभी अनीसा उसकी तरफ देखती हुई बोली, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क अपने सामने खेल रहे मंकू को देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है। उसकी परमिशन मिलते ही अनीसा कहती है, आपने कभी अपनी पहली वाइफ के बारे में नहीं बताया। उसका इतना कहना था कि कनिष्क की नज़र उस पर पड़ जाती है। उसको ऐसे खुद को देखते देखकर अनीसा जल्दी से कहती है, अगर आप ना बताना चाहें तो कोई बात नहीं। वो तो मेरे मन में क्यूरोसिटी थी तो मैंने पूछ लिया। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क कहता है, यह सवाल सिर्फ आपको ही नहीं किसी को भी आ सकता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मेरी पहली वाइफ के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अगर वो नहीं होती तो मैं एक साधारण सी ज़िंदगी जी रहा होता। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा कहती है, तो आपकी लाइफ में वो मोटिवेशन की तरह थी। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क नामे अपना सिर हिला देता है। उसे ऐसे देखकर अनीसा कंफ्यूज होते हुए कहती है, मतलब क्या है आपका? अभी तो आपने कहा कि आप उनकी वजह से ही यहाँ तक पहुँचे हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो आपकी मोटिवेशन नहीं थी? उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क मुस्कुराते हुए कहता है, यही सच है, उसकी वजह से मैं यहाँ ज़रूर पहुँचा हूँ, लेकिन वो मेरी मोटिवेशन नहीं है, बल्कि उसका दिया गया धोखा मेरी मोटिवेशन है। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा पूरी तरह असमंजस में आ जाती है और कहती है, क्या मतलब है इस बात का? उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है, जितनी कॉम्प्लिकेशन आपको इन सब को समझने में हो रही है, उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हमारा रिश्ता था। उसकी इस बात को सुनने के बाद अनीसा उसकी तरफ देखती है तो उसके चेहरे पर बहुत ही अजीब से भाव थे। यह देखकर अनीसा उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है, जैसे वो उसके चेहरे पर दिख रहे भाव को नॉर्मल करना चाहती हो। तभी कनिष्क उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या आप उसके बारे में जानना चाहती हैं? उसके इस सवाल को सुनकर अनीसा हाँ में अपना सर हिला देती है, जिसे देखकर कनिष्क कहता है, मेरी शादी आज से करीब 6 साल पहले हुई थी। उस समय मेरे आई बाबा की मौत को करीब 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में मैं उनके बिना जीना सीख गया था। तभी एक दिन बाबा के दोस्त घर पर आए। उन्हें शायद आई बाबा के जाने का पता नहीं था, इसलिए वो उनसे मिलने अपने परिवार के साथ आए थे और बाबा से किया गया वादा भी पूरा करने आए थे। लेकिन उन्हें यहाँ आकर पता चला कि आई बाबा अब नहीं रहे, तो उन्होंने मुझे अपने और बाबा के बीच हुए वादे के बारे में बताया। उन्होंने बताया
कि बाबा चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी मुझसे हो जाए। उनकी इस बात को सुनने के बाद मैंने उनसे पूछा, क्या आप अभी भी अपने वादे को पूरा करना चाहते हैं? मेरी इस बात को सुनकर उन्होंने कहा, मरते लोग हैं लेकिन वादे हमेशा ज़िंदा रहते हैं। वैसे भी तुम्हें अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और जॉब कर रहे हो। मुझे इससे ज़्यादा अपनी बेटी के लिए और क्या ही चाहिए हो सकता है, और मैं अपने दोस्त से किया हुआ वादा ज़रूर निभाऊंगा। उनकी इस बात को सुनकर मैंने भी बाबा का वादा पूरा करने के लिए मान गया और उन्हें हाँ कर दी। लेकिन यही मेरी और उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें लगता था कि वे अपनी बेटी को एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में शादी कर देंगे तो उनकी बेटी खुश रहेगी। कुछ ही महीनों में मेरी शादी उससे हो गई। शादी होने तक उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन शादी होते ही उसे मेरे हर एक चीज़ से प्रॉब्लम होने लगी। यह बात वो काफ़ी अच्छे से जानती थी कि मैं एक मिडिल क्लास इंसान हूँ जिसे अपने खर्चे सीमित रखने आते हैं, और वो अपने हर एक कदम को लेने से पहले 1000 बार सोचता है कि उस कदम को लेने में उसकी फाइनेंशियल स्टेटस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन उसे इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन फिर भी उसके ख्वाब काफ़ी ऊंचे थे। उसके ऐसे ऊंचे ख्वाब को मैं हमेशा पूरे करने की कोशिश करता था। पहले पहले तो उसकी डिमांड मैं किसी न किसी तरह पूरी कर दिया करता था, लेकिन बाद में जब मेरी सारी सेविंग ख़त्म होने लगी तो मैंने उसे सारी बातें बता दी कि अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसके बाद उसने मुझे हर एक बात के लिए जलील करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कहता था। मुझे लगता था कि धीरे धीरे उसे समझ आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वक्त के साथ साथ वो प्रेग्नेंट हुई। यह सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, और होता भी क्यों ना, मेरा अंश इस दुनिया में आने वाला था और इसी खुशी में मैं पागल हुआ घूम रहा था। मानवी, मेरी वाइफ, भी उस समय काफ़ी खुश थी। अब मुझे लगने लगा था कि इस बच्चे के साथ हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं, लेकिन मैं गलत था। उस बच्चे के साथ आई मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा धोखा। कनिष्क की इस बात को सुनने के बाद अनीसा उसकी तरफ असमंजस से देखते हुए बोली, मतलब? उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ गई और वो बोला, बच्चे के होने के समय वो खुश रहने लगी थी, लेकिन उसका कारण वो बच्चा नहीं था, बल्कि था उसका किसी अमीर आदमी के साथ अफेयर। लेकिन मैं पागल ये समझता रहा कि बच्चे के साथ मुझे मेरी पत्नी भी मिल जाएगी, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे ही मेरा मंकू मेरे पास आया, वैसे ही उसने मुझे धुतकार दिया और चली गई अपने लवर के साथ। मुझे मेरे एक दिन के मंकू को छोड़कर मैं कुछ भी नहीं कर पाया अपने बच्चे के लिए। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा को एहसास हो चुका था कि कनिष्क की लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन उसके पास अभी बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो शांत ही बैठी रही। तभी कनिष्क ने एक बार फिर से बोलना शुरू किया, तुम्हें पता है, जब वो गई थी तब उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे कहा था कि मैं कभी उसके बराबर भी नहीं पहुंच सकता, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं। बस यहीं से कहूं तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया और मैंने अपने जॉब के साथ ही अपने इंटरेस्ट को तलाशने लगा जिससे मैं निखर सकूं, और जल्दी ही मुझे पता चल गया कि मेरे में क्या खूबी है। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा उसकी तरफ देखने लगी तो कनिष्क भी उसकी तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। यह देखकर अनीसा के चेहरे पर थोड़ा सुकून उतर आया और वो इशारे से पूछ रही थी। उसके इस इशारे को देखकर कनिष्क बोला, मुझे भगवान की तरफ से मिला हुआ सबसे अच्छा गिफ्ट ये था कि किसी भी चीज़ को अगर स्मेल कर लेता हूँ तो वो मेरे दिमाग में बस जाता है, और इसी खूबी की वजह से आज मैंने परफ्यूम की इतनी बड़ी कंपनी ऑन कर ली है। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा के होंठों पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो कहती है, कहते हैं ना, भगवान अगर हमसे कुछ छीनता है तो बहुत कुछ दे भी देता है, बस यही है ज़िंदगी में। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क बोला, वैसे आपने कभी भी अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताया। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा के चेहरे पर परेशानी के भाव उतर आए, लेकिन जल्दी ही वो अपने भाव को छुपाते हुए बोली, मेरी लाइफ में। अभी वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही मंकू भागता हुआ वहाँ आया और अनीसा का हाथ पकड़ते हुए बोला, मम्मा चलो चलते हैं। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क उसको अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपनी गोदी में बिठा लेता है
और कहता है, मैं देख रहा हूँ आजकल आप हमेशा अपनी मम्मा के साथ ही रहते हो, पापा पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। उसकी इस बात को सुनकर मंकू उसकी तरफ बहुत ही प्यार से देखता है और कहता है, आई एम सॉरी पापा। वो क्या है ना, आपसे ज़्यादा मुझे मम्मा प्यार करती हैं इसलिए। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क अपनी छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, अच्छा जी, मम्मा आपको ज़्यादा प्यार करती हैं और मैं नहीं, अभी बताता हूँ आपको। कहते हुए वो उसको गुदगुदी करने लगता है। उसके ऐसे गुदगुदी करने से मंकू खिलखिलाकर हंसने लगता है, साथ ही साथ बोल भी रहा था, नहीं पापा नहीं, छोड़ दो मुझे, आई एम सॉरी, सॉरी पापा, सॉरी। उसके ऐसे कहने पर कनिष्क ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो काफ़ी हंस चुका था। कनिष्क ने जैसे ही उसे छोड़ा, वो भागते हुए अनीसा के पास जाकर उसके आंचल में छिप गया। उसे ऐसे छिपते देखकर दोनों के ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी अनीसा ने उसे अपने आप से चिपकाते हुए कहा, क्यों ना हम सब साथ में खेलें। उसके इतना कहते ही मंकू जल्दी से उसके आंचल से अपना चेहरा बाहर निकालते हुए बोला, सच्ची। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा क्यूट सा फेस बनाते हुए हाँ में सिर हिला देती है, जिसे देखकर मंकू जल्दी से बाहर आ जाता है और कहता है, हम क्या खेलेंगे। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा अपने गाल पर उंगली रखकर सोचने की एक्टिंग करने लगी। तभी पास में बैठे हुए कनिष्क ने कहा, क्यों ना हम आँख मिचौली खेलें। उसकी इस बात को सुनकर मंकू ताली बजाते हुए उछलने लगा, जैसे उसे इस खेल को खेलने में बड़ा मज़ा आने वाला है। उसे ऐसे खुश होता देखकर अनीसा ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी कनिष्क ने अपनी जेब से अपना रुमाल निकाला और उसे अनीसा की आंखों पर बांधते हुए बोला, तो पहली डैन आपकी होगी। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा ने कुछ कहने के लिए अभी मुँह खोला ही था कि तभी मंकू बोला, नहीं मम्मा, अब तो आपको ही डेन देनी पड़ेगी। उसकी इस बात को सुनकर अनीता अपनी आंखों को बंद करते हुए बोली, अच्छा बाबा ठीक है। फिर कनिष्क को देखकर बोली, बांध दीजिए मेरी आंखों पर पट्टी। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क ने उसकी आंखों पर अपने रुमाल को बांध दिया और इसी के साथ कनिष्क और मंकू उसके आसपास खड़े हो गए। इसी के साथ शुरू हो गया उनका गेम। तभी मंकू बोला, मम्मा इधर। इस आवाज़ को सुनकर अनीसा जल्दी से आवाज़ की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी वो छुटकू सा मंकू वहाँ से भाग गया और अनीसा के हाथ खाली ही रह गए। तभी एक बार फिर से अनीसा अपना हाथ फैलाकर उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करने लगी। तभी उसकी हाथ कनिष्क से टच होते होते बच गई। यह देखकर मंकू खिलखिलाकर हंस दिया और उसकी आवाज़ सुनकर एक झटके के साथ अनीसा उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन तभी वहीं रखी हुई एक चेयर में उसका पैर लग गया और वो गिरने को हुई। तभी कनिष्क ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे थाम लिया। भाई अनीसा ने भी जल्दी से उस पर अपनी पकड़ जमा दी। अनीसा का पैर अचानक वहीं रखी कुर्सी से टकरा गया और वो जैसे ही गिरने वाली हुई, तभी कनिष्क के दो मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया और कसकर अपने सीने से सटाते हुए उसे पकड़ लिया। भाई अनीसा ने भी गिरने और दर्द की वजह से उसे कसकर कनिष्क के शर्ट को पकड़ लिया। कुछ ही देर में उसे एहसास हो गया कि वो गिरी नहीं है और यह एहसास होते ही उसने धीरे से अपनी आंखों को खोला तो उसकी आंखों के सामने आने वाला चेहरा कनिष्क का था। कनिष्क की नज़रें भी उस पर ही टिकी हुई थीं। दरअसल जब वो गिरी थी तब उसने अपनी आंखों को मींच रखा था और उसके चेहरे पर दिखने वाला डर उसे बहुत खूबसूरत दिखा रहा था। कनिष्क की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, वो बस उसको देखता ही रह गया। भाई अनीसा की नज़र जैसे ही कनिष्क पर पड़ती है, वो उसकी उन काली आंखों में ही झांकने लग जाती है, जिसमें अजीब सी कसमकस दिखाई दे रही थी। अजीब सी उलझन थी उन आँखों में और उन्हीं उलझनों में खुद भी उलझती जा रही थी। वहीं कनिष्क के चेहरे पर बहुत से भाव दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसकी नज़रें एक पल को भी बिना हटे अनीसा के चेहरे पर थीं। दोनों के बीच ना जाने कितने ही लम्हे आकर गुजर गए थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे से दूर होने का कोई होश नहीं था और दोनों एक दूसरे से दूर भी नहीं होते अगर मंकू की आवाज़ दोनों के कानों में नहीं जाती तो। मंकू अनीसा और कनिष्क दोनों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा डरते हुए बोला, खून। उसकी इस बात को सुनकर जैसे दोनों ही अपने होश में आए और मंकू की तरफ देखा तो उसकी नज़र अनीसा के पैर पर थी। यह देखकर दोनों की नज़र अनीसा के पैर पर गई, जहाँ पर छोटी उंगली से खून आ रहा था। यह देखकर अनीसा अपने कदम बढ़ाकर मंकू के पास गई और उसे अपने गले से लगाते हुए बोली, बच्चा डरते नहीं है, यह तो मम्मा को हल्की सी चोट आ गई है, इसलिए खून आ गया है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है।
उसकी इस बात को सुनकर मंकू उलझन से भरे हुए चेहरे के साथ कहता है, लेकिन आपको उई उई हो रही होगी ना। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क, जिसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था, उसे दिखाते हुए कहता है, हम मम्मा को दवाई लगा देंगे तो कोई उई उई नहीं होगी। उसकी इस बात को सुनकर मंकू खुश होते हुए कहता है, सच। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क अपनी पलकों को झपकाकर हाँ का इशारा कर देता है और एक और को इशारा करते हुए कहता है, लेकिन जब तक मैं आपकी मम्मा को दवाई लगा रहा हूँ, आप जाकर वहाँ उस चेयर पर बैठ जाइए। उसकी इस बात को सुनकर मंकू तुरंत वहाँ जाकर बैठ जाता है जहाँ के बारे में कनिष्क ने कहा था। यह देखकर कनिष्क अनीसा को एक चेयर पर बैठने को कहता है, क्योंकि अनीसा मंकू को कंसोल करने के लिए उसके पास नीचे ही बैठ गई थी, जिसके कारण उसके पैर के और भी ज़्यादा लग गया था। लेकिन मंकू को डरा हुआ देखकर उसने अपने दर्द को छुपा लिया था, लेकिन कनिष्क की नज़रों से यह सब छुपा हुआ नहीं था। अनीसा ने कनिष्क की तरफ देखते हुए कहा, अरे लेकिन इतनी भी नहीं लगी है मुझे। उसकी इस बात को सुनने के बाद कनिष्क उसकी तरफ घूरकर देखता है, जैसे आंखों से ही कहना चाहता हो, मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे पता है आपको कितनी चोट लगी है। वहीं अनीसा उसके ऐसे देखने से सहम सी जाती है और वो शांति से जाकर उस चेयर पर बैठ जाती है जिसके बारे में कनिष्क ने बताया था। उसको ऐसे शांति से बैठा देखकर कनिष्क के चेहरे पर एक सुकून आ जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र उसकी चोट पर पड़ती है और उस चोट को देखकर एक बार फिर उसके चेहरे पर उलझन आ जाती है और वो जल्दी से अनीसा के पास जाता है और उसके पैर के पास बैठकर ध्यान से उसके घाव को देखता है तो अनीसा के पैर के नाखून उखड़कर उसके पैरों में चुभ गए थे, जिस वजह से उसे दर्द भी बहुत हो रहा था और साथ ही खून भी बह रहा था। कनिष्क जब नाखून को ऐसे चुभे हुए देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जिस कंडीशन के अभी वो थी, अगर उस कंडीशन के कोई और होता तो ज़रूर दर्द से चिल्ला चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेता। लेकिन अनीसा उस दर्द को सहते हुए मंकू को भी कंसोल कर रही थी। यह देखकर कनिष्क के दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आया, हर माँ ऐसी ही तो होती है, अपने दर्द से पहले अपने बच्चे को देखती है। यही सब सोचते हुए कनिष्क किट से ट्विटर निकालता है और उसके हेल्प से इस चुभे हुए नाखून को निकालता है, जिससे अनीसा की आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं और उसकी पकड़ कनिष्क के कंधे पर कस जाती है। साथ ही उसके मुंह से सिसकी निकल जाती है, जिसे देखकर कनिष्क की आंखों में भी दर्द उतर आया, लेकिन फिर भी उसने हल्के हाथों से उसके पैर से निकल रहे खून को साफ किया और उसकी ड्रेसिंग करने लगा। इस बीच अनीसा की आंखें एक पल को भी खुली नहीं, वो आंखें मीचे हुए ही अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। जल्दी ही कनिष्क ने पूरी तरह से उसकी ड्रेसिंग कर दी और उस पर दवाई के साथ ही पट्टी भी कर दी थी। उसके बाद अनीसा को थोड़ा सा आराम मिला। जब ड्रेसिंग पूरी हो गई तब कनिष्क बोला, अब हमें घर चलना चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा ने मंकू की तरफ देखा तो वो पहले ही जाने के लिए खड़ा हो चुका था। उसे देखकर अनीसा ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर कनिष्क ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके ऐसे उठाने से अनीसा हड़बड़ा गई और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क बोला, आपके पैर में चोट लगी है तो इसलिए चुपचाप से रहिए। उसकी इस बात को सुनकर अब अनीसा कुछ बोल ही नहीं पाई और हल्के से अपना सर नीचे झुका लिया। उसके ऐसा करने के बाद कनिष्क उसे लेते हुए गाड़ी तक चला गया और जल्दी ही सब बाजवा मेंशन की तरफ निकल गए। कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन इन कुछ दिनों में अनीसा के दिल में कनिष्क की कहानी सुनने के बाद बहुत ही हमदर्दी थी, या फिर यह कह सकते हैं कि उसकी कहानी सुनकर उसे भी उस दर्द का एहसास हुआ था जिस दर्द से कनिष्क कभी गुजर चुका था। इसी के साथ उसे अपने साथ किया हुआ कनिष्क का स्टार्ट का बिहेवियर याद आने लगा। इसी के साथ उसे ये भी लगा कि कहीं ना कहीं उसके इस बिहेवियर के पीछे की वजह उसका पास्ट ही था। लेकिन इन सब से एक बात तो अच्छी हुई कि अब अनीसा का कनिष्क की तरफ खिंचाव होने लगा था। अब वो कनिष्क के लिए कुछ तो फील करने लगी थी, जिसके बारे में अभी उसे भी एहसास नहीं था। लेकिन हाँ, यह हमदर्दी थी या कुछ और, इसके बारे में तो शायद अनीसा को भी अभी पता नहीं था। दिन बीत रहे थे, लेकिन इन बीते दिनों के साथ साथ अब कनिष्क और अनीसा के बीच थोड़ी नज़दीकियाँ भी बढ़ रही थीं और यह नज़दीकियाँ दोनों की दोस्ती की थीं।
एक दिन मंकू स्कूल से घर आया तो आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। उसे ऐसे खुश देखकर अनीसा, जो घर पर ही थी, वो उसके करीब आती हुई बोली, क्या बात है, आज तो मेरे बच्चे के चेहरे पर इतनी प्यारी सी मुस्कान है। उसकी इस बात को सुनकर मंकू एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोला, हाँ मम्मा, कल ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो टीचर ने आपको और पापा को स्कूल में बुलाया है। आप कल आओगे तो मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, ये तो सच में खुशी की बात है। मुझे भी मंकू के दोस्तों से मिलना है। उसकी इस बात को सुनकर मंकू खुशी से उछल पड़ता है और उसे ऐसे देखकर अनीसा के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद भी मंकू का उछलना बंद नहीं होता तो वो उसे रोकते हुए कहती है, अच्छा, बाकी की खुशी आप बाद में मना लेना, लेकिन उससे पहले आप फ्रेश हो जाओ और फिर लंच करो। आपको भूख लगी होगी ना। उसके इस सवाल को सुनकर मंकू को याद आता है कि उसे भूख लगी है और वो जल्दी से अपने सर को हाँ में हिलाने लगता है। उसे ऐसे देखकर अनीसा मुस्कुरा देती है और उसे लेकर चेंज करवाने चली जाती है। जल्दी ही दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और अनीसा मंकू को खिला रही थी। भाई मंकू अनीसा को अपने स्कूल के बारे में बता रहा था। यह उसका हर दिन का काम था और अनीसा को भी इसमें बहुत अच्छा लगता था। अभी वो मंकू को खिला ही रही थी, तभी कुछ लोग घर के अंदर आने लगे। उन्होंने ब्लैक कोट और वाइट पैंट पहना हुआ था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लॉयर्स हैं। उन लोगों को वहाँ काम करने वाले स्टाफ रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बिना किसी की परवाह किए अंदर चले आ रहे थे। यह देखकर अनीसा अपनी जगह पर से उठ खड़ी हुई और उनसे मुखातिब होती हुई बोली, कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके इस सवाल को सुनकर उनमें से एक इंसान अपने हाथ में पकड़े और सूटकेस से एक पेपर निकालकर अनीसा की तरफ बढ़ा दिया, जिसे देखकर अनीसा ने उस पेपर को अपने हाथ में लिया और पढ़ने लगी। जल्दी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, लेकिन जल्दी ही उसने अपने इमोशन को संभाला और उन सब की तरफ देखती हुई बोली, आप सब बैठ जाइए, हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि मेरे पति यहाँ आ जाएं, फिर बात करते हैं। उसकी इस बात को सुनकर उनमें से एक ने सबको इशारा किया और वो सब वहीं बैठ गए। उनके बैठने के बाद अनीसा सबसे पहले मंकू के पास आई और उसके गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से बोली, बेटा आप अपने कमरे में जाओ, यहाँ मम्मा को इन अंकल से बात करनी है। उसकी इस बात को सुनकर मंकू हाँ में सिर हिलाता हुआ वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला गया। इसी के साथ उसने आरती की तरफ देखते हुए उसे मंकू के पीछे जाने का इशारा किया, जिसे देखकर वो वहाँ से इस तरफ ही चली गई जिस तरफ अभी अभी मंकू गया था। वहीं दूसरी तरफ अनीसा उन सबके सामने बैठी हुई थी। अभी तक उसे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन स्टाफ के कुछ मेंबर्स आकर उन लॉयर्स के सामने स्नैक्स और कॉफ़ी सर्व कर चुके थे, जिन पर वो सभी अपना हाथ साफ कर रहे थे। कुछ ही देर में अनीस के साथ कनिष्क वहाँ पहुँच चुका था। जैसे ही वो दोनों अंदर आए, कनिष्क की नज़र सबसे पहले अनीसा पर पड़ी, जो अपने चेहरे पर बिल्कुल शांत भाव लिए एक चेयर पर बैठी हुई थी। इसी के साथ उसका ध्यान सोफे पर बैठे हुए उन लोगों पर गया। उन लोगों को देखते ही उसके माथे पर सिकन आ गई, लेकिन जल्दी ही वो अपने आप को नॉर्मल करते हुए उन सबके सामने जाकर खड़ा हो गया। भाई अनीसा की नज़र जब कनिष्क पर गई तो वो भी आकर उनके पास खड़ी हो गई और वो पेपर जो थोड़ी देर पहले उन लोगों ने अनीसा को दिए थे, उसे वो कनिष्क के आगे कर दी। उस पेपर को अपने सामने देखकर कनिष्क ने उसे लिए और पढ़ने लगा। कुछ देर पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान उभर आई और वो मजाकिया नज़रों से उन लायर्स को देखने लगा और बोला, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाइए, और पेपर को हाथ में लहराते हुए, इसका जवाब आपको कोर्ट में मिल जाएगा, तो यहाँ से चले जाइए। उसकी इस बात को सुनकर वो सारे लॉयर्स वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद अनीस कनिष्क की तरफ देखते हुए बोला, क्या है इसमें? उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क अनीसा की तरफ देखने लगा। दोनों के चेहरे पर ही चिंता की लकीरों ने अपनी जगह बना ली थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।